हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। वेलकम टू अवर चैनल कॉन्फ्लिक्ट एकेडमी, जहां मेहनत हमारी सफलता तुम्हारी। मैं अंकित पाल, आपका जीएस टीचर, आज आपके लिए लेकर आया हूं पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था। आज मैं आपको बताऊंगा एक राज्य की व्यवस्था कैसे चलती है, या एक राज्य में जो व्यवस्था होती है, जो इम्प्लीमेंट होता है, जो कानून बनता है, जो व्यापार होता है वो कैसे होता है, जो न्याय होता है वो कैसे चलता है, जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होता है वो कैसे होता है व्यापार का। ठीक है बच्चों, आज मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में कि कैसे व्यापार होता था इंडिया में हमारी आज़ादी से पहले, और क्या क्या चीज़ें थी, और कैसे हमें संविधान की ज़रूरत पड़ी, कैसे हमारा संविधान बना, क्या बैकग्राउंड रहा होगा, क्या कारण रहे होंगे कि हमें हमारे संविधान बनाने की ज़रूरत पड़ी। क्या होता है बच्चों, आज मैं आपके इसके बारे में एक थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊँगा। ठीक है बच्चों, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड। आज मैं आपको थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बताऊंगा बच्चों, ध्यान से समझना चीज़ों को। ठीक है, कि जो हमारा संविधान बना उसको बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी, ऐसा क्या हुआ, कि क्या क्या चीज़ें रही होंगी, क्या नियम बने होंगे उस समय, क्या व्यवस्था थी जो हमें हमारे संविधान बनाने की ज़रूरत आन पड़ी। ठीक है बच्चों, आज मैं आपको बताऊँगा लगभग आज से लगभग 450 वर्ष पहले 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में क्या होता है बच्चों, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए एक संविधान बनता है। संविधान ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। ठीक है बच्चों, इसको बोलते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी, ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है बच्चों, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए कुछ संविधान बनते हैं, कुछ रूल बनते हैं। वहाँ की जो संसद है वहाँ पे एक्ट पारित होता है, किसके लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। जो कुछ लेजिस्लेटिव पावर्स ईस्ट इंडिया कंपनी को दी जाती है। कुछ लेजिस्लेटिव पावर वहाँ की संसद किसको देती है, ईस्ट इंडिया कंपनी को। क्या कहती है, और वो पावर्स क्या क्या थी, कि मोनोपोली। मोनोपोली क्या होता है बच्चों, मोनोपोली का अर्थ क्या होता है, मैं बताता आपको अर्थ। मोनोपोली का अर्थ क्या होता है, एकाधिपत्य। बच्चों क्या हुआ था, ब्रिटेन की पार्लियामेंट में जब सन 1600 में एक एक्ट पारित होता है, किसके लिए, ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए। और इन्होंने क्या कहा, क्या एक्ट पारित होता है, कि हमें व्यापार की मोनोपोली चाहिए। कहाँ, इंडिया में। हमें भारत में व्यापार करना है और हमें उसकी मोनोपोली चाहिए। और ये ईस्ट इंडिया कंपनी क्या थी, 216 लोगों की एक टीम, 216 पर्सन्स एक टीम थी। जैसे कि आज के टाइम में आप कह सकते हो अंबानी या टाटा या अडानी, ऐसे ही कुछ नामचीन लोग थे जो व्यापार करना चाहते थे, कहाँ, भारत में। और उन्हें उस व्यापार की मोनोपोली चाहिए थी, जिसके लिए ब्रिटेन के संसद में एक एक्ट पारित हुआ और इन्हें मोनोपोली दे दी गई, कहाँ, इंडिया में व्यापार करने की। इन्होंने कहा कि हमें मोनोपोली करनी है और एकाधिपत्य यानी कि हमें ही व्यापार करना है। एकाधिपत्य का मतलब होता है बच्चों, जैसे कोई भी कंपनी, कोई भी अदर कंपनी, जैसे कि इसके अलावा एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ठीक है, वो भी व्यापार नहीं कर सकती थी, किसके अलावा, ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा, कहाँ, भारत में। तो एक ही कंपनी एक ही जगह पे, एक पर्टिकुलर जगह पर अपना व्यापार चलाए, उसे बोलते हैं मोनोपोली। उसके अलावा कोई अदर कंपनी वहाँ पर अपना व्यापार ना करे। ठीक है बच्चों, और क्या होता है बच्चों, इस कंपनी में लगभग एक गवर्नर प्लस 24 डायरेक्टर्स होते थे। अब मैं आपको समझाता हूं। गवर्नर यानी कि आज के टाइम के सीईओ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, किसी कंपनी के सीईओ। और डायरेक्टर्स, ये डायरेक्टर्स होते थे
जैसे कि आज के टाइम में आप मान लो किसी कंपनी के मैनेजर, एचआर मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, ऐसे अलग अलग मैनेजर्स होते थे जो कंपनी की देख रेख यानी कि व्यापार का लेन देन, लेखा जोखा, व्यापार सही चल रहा है, किस गति से चल रहा है, कहाँ से कितना आना है, कितना जाना है, टैक्स रिवेन्यू कहाँ से हो रहा है, ये सब चीज़ें ये 24 डायरेक्टर्स देखते थे। यानी कि इन्हीं की निगाहों में, इन्हीं की देख रेख में ईस्ट इंडिया कंपनी का जो व्यापार होता था इन्हीं की देख रेख में चलता था। इन्हें ही बोलते थे डायरेक्टर्स और गवर्नर। ठीक है बच्चों, कुछ लोग थे जो आए थे यहाँ पर व्यापार करने के लिए। और ठीक है बच्चों, अब मैं आपको बताता हूँ जो ये व्यापार करते थे वो किस किस चीज़ का व्यापार करते थे। नोट डाउन करते रहना बच्चों। बच्चों बहुत ही इंपॉर्टेंट और एक सिनेरियो मैं आपको बता रहा हूँ, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है और बहुत ही चीज़ों को समझने की कोशिश करना, बहुत मज़ा आएगा आपको। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। क्या होता है बच्चों, इनके कुछ ट्रेडिंग पोस्ट थी, यानी कि जो व्यापार करते थे। ईस्ट इंडिया कंपनी जब भारत में आई तो कैसे आई, इन्होंने जो ट्रेड किया वो किस किस चीज़ में ट्रेड करा। ट्रेड इन जो इनकी गुड्स थी, जो इनकी चीज़ें, जो वस्तुएं थे, ये किस किस चीज़ों का व्यापार करना चाहते थे भारत में और किस चीज़ों का व्यापार करते थे। ठीक है बच्चों, कॉटन, सिल्क, साल्ट, शुगर, स्पाइसेस यानी कि मसाले, ठीक है बच्चों, इन सब चीज़ों, डाई, ठीक है बच्चों, इन सब चीज़ों का ये व्यापार भारत में करते थे। ये जो गुड्स थी, ये गुड्स होती थी इनकी, जिनका व्यापार भारत में करते थे। इन व्यापार पे इनका आधिपत्य होता था। और इसके अलावा टी का भी व्यापार करते थे बच्चों। जो भारत में चाय है वो अंग्रेजों की यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी की ही देन माना जाता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही भारत में चाय का व्यापार बहुत फैलाया। कहाँ पे, इंडिया में और चाइना में। ठीक है बच्चों, नोट डाउन करेगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये सब चीज़ें। और मैं आपको बताता हूँ स्पाइसेस यानी कि मसालों का व्यापार यूरोप में इससे पहले भी होता था। कब, जब 1498 में वास्को डी गामा भारत में आया था, उसने भी मसालों का व्यापार यूरोप में किया था। और यूरोप में सबसे ज़्यादा मसालों की आवश्यकता पड़ती है कि वहाँ पे ठंडा इलाका होता है और ठंडे के इलाके में वो नॉन वेज यानी कि मीट खाते हैं और मीट को ज़्यादा दिन तक सड़ने से बचाने के लिए उस पर मसाले लगाए जाते हैं। यही एक कारण था कि जो सबसे ज़्यादा व्यापार जो होता था इंडिया से यूरोप में वो मसालों का होता था। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आप सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया हो बच्चों। और क्या होता है बच्चों, इसके बाद 1608 में, सन 1608 ईस्वी में सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आती है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में यानी कि कहाँ, सूरत में आती है, गुजरात। सबसे पहले जो ईस्ट इंडिया की एंट्री होती है वो कहाँ होती है, सूरत में, गुजरात में। नोट डाउन करते रहना बच्चे और चीज़ों को समझते रहना। इसके बाद क्या होता है बच्चों, सन 1611 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पहली यानी कि फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री लगाती है। कहाँ लगाती है फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री, मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश। मसूलीपट्टनम कहाँ पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। ठीक है बच्चों, नोट डाउन करते रहना। जो ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी पहली फैक्ट्री यानी कि पहली इंडियन फैक्ट्री लगाती है वो कहाँ लगाती है, मसूलीपट्टनम, आंध्र प्रदेश में। और इसी के बाद सन 1612 ईस्वी में यह है यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी अपनी जो सेकंड फैक्ट्री लगाती है, सेकंड इंडियन फैक्ट्री।
फैक्ट्री। वो कहाँ लगाती है? सूरत यानी कि गुजरात में। ठीक है बच्चों, नोट डाउन करते रहना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी है। और इसके बाद मैं बताता हूँ कि 1612 में क्या होता है क्या नहीं। क्या होता है बच्चों, हम सब लोग इसको फैक्ट्री का नाम दे दिया जाता है, यानी कि फर्स्ट फैक्ट्री 1611 में, सेकंड फैक्ट्री 1612। एक्चुअल में क्या थी? वेयर हाउस थे। क्या होता था इनमें जो रॉ मटेरियल था, जो भी गुड्स आती थी, जो अलग अलग देश के अलग अलग जगहों से आती थी, वो यहाँ पर इकट्ठी करी जाती थी, यानी कि एक तरीके से वेयर हाउस बोल सकते हैं आप। जो भी रॉ मटेरियल आता था वो यहाँ पर इकट्ठा होता था और यहीं से एक्सपोर्ट और इंपोर्ट किया जाता था। यहाँ से रॉ मटेरियल यूरोप जाता था, यूरोप से कुछ गुड्स बनकर आती थी, वो इंडिया में आती थी, वो भी यहीं रखी जाती थी और यहीं से आगे ट्रांसफ़र कर दी जाती थी, यानी कि बेच दी जाती थी या मार्केट में उतार दी जाती थी। इसीलिए इनको बोला गया कि फर्स्ट इंडियन फैक्ट्री और सेकंड इंडियन फैक्ट्री। एक्चुअल में ये वेयर हाउस थे। ठीक है बच्चों, नोट डाउन करते रहना। आई थिंक आप सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा बच्चों। बच्चों चीज़ों को समझते रहना, कॉन्सेप्ट समझोगे तो एग्जाम में क्वेश्चन खुद ब खुद करोगे। 4 ऑप्शन आते हैं, 4 में से तीन ऑप्शन आप एलिमिनेट करके चौथा अपने आप आंसर दे सकते हैं, अगर चीज़ें आपके समझ में आती है और कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो। ठीक है बच्चों, समझते रहना जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है बच्चे, क्या होता है बच्चों, इसके बाद सन 1612 इसमें, सन 1612 में बैटल ऑफ स्वैली। स्वैली, अब ये बैटल ऑफ स्वैली क्या है, अब आज मैं आपको बताता हूँ बैटल ऑफ स्वैली। स्वैली एक जगह है हिंद महासागर में, गुजरात के आसपास। ठीक है बच्चों, वहाँ पर एक स्वैली नाम का एक द्वीप है जहाँ पर युद्ध होता है, जिसे बैटल ऑफ स्वैली होते हैं। किस किस के बीच? ईस्ट इंडिया कंपनी व पुर्तगालियों के बीच। ठीक है बच्चों, इसमें क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी और पुर्तगालियों के बीच ये एक युद्ध होता है, बैटल ऑफ स्वैली। इसमें क्या है कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी से पहले हिंद महासागर में जो पुर्तगालीज थे, इनकी जो नेवी थी उनका एक वर्चस्व था, यानी कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। हिंद महासागर में इन्हीं का कब्जा था। ठीक है, जो भी व्यापार ट्रेड्स जो यहाँ से यूरोप से एशिया में और एशिया से यूरोप में, यानी कि जो भारत से यूरोप में जाते थे, उनसे जो टैक्स रिवेन्यू का काम जो करती थी, यह पुर्तगालियों की नेवी करती थी। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग थी। ठीक है बच्चों, और इन्हीं का वर्चस्व था, इन्हीं का दबदबा था कहाँ? हिंद महासागर में। और क्या होता है बैटल ऑफ स्वैली में, ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेज पुर्तगालियों को हरा देते हैं। किसमें? बैटल ऑफ स्वैली में ये जीत जाती है और ये हार जाते हैं। ठीक है बच्चों, नोट डाउन करते रहना। बैटल ऑफ स्वैली, ईस्ट इंडिया कंपनी जीत जाती है, पुर्तगालियों को हरा देती है और यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी की एक नई नींव बनती है, एक नई छवि बनती है। कहाँ? इंडिया में। क्या होता है बच्चों, कहीं ना कहीं अगर कोई सुपर पावर होती है और उसको कोई दूसरी पावर हरा देती है तो वो समझा जाता है कि ये शायद इससे भी बड़ी पावर है। यही कारण था ईस्ट इंडिया कंपनी को, जब ईस्ट इंडिया कंपनी की नेवी पुर्तगालियों की नेवी को हरा देता था तो इंडिया में कहीं ना कहीं मुगल राज था उस समय। उन्हें लगता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी शायद पुर्तगालियों से भी ज़्यादा मजबूत है और इनसे भी ज़्यादा शक्तिशाली है। यही ये जो बैटल ऑफ स्वैली है, कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी की नींव रखता है। कहाँ? भारत में। जो यहाँ पर मुगल सम्राट हुआ करते थे उस समय, उनके भी माइंड में कहीं ना कहीं ऐसा हो जाता है कि हाँ, कि ईस्ट इंडिया कंपनी शायद बहुत अच्छी है, इसका जो व्यापार करने का तरीका है वो बहुत अच्छा है, इसके बाद जो शक्ति है वो काफ़ी मजबूत है। ठीक है बच्चों, यहीं से नींव पड़ती है किसकी? ईस्ट इंडिया कंपनी की पावर की इंडिया में। और उस समय क्या होता है बच्चों, 1612 में यहाँ पर किस मुगल सम्राट का राज था? जहांगीर का। जहांगीर उस समय इंडिया में मुगल सम्राट थे, मुगल बादशाह थे। जहांगीर। ठीक है, यहाँ पर उस समय
जहांगीर का राज था। ठीक है, और एक 1612 में ही एक यूरोपियन व्यक्ति जिनका नाम था थॉमस रो, ये एक यूरोपियन व्यक्ति थे और परीक्षा में यह क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है बच्चों, और आप इसको ध्यान से समझना और समझने की कोशिश करना। ये पहले पर्सन थे यूरोपियन जो जहांगीर के दरबार में आए और व्यापार करने की दृष्टि से, यानी कि व्यापार करने की अनुमति लेने के लिए कि भाई हमें ट्रेड करना है। व्यापार करने की अनुमति लेने के लिए ठीक है बच्चों, जो थॉमस रो आए वो जहांगीर के दरबार में आए व्यापार करने की अनुमति लेने के लिए कि भाई हमें व्यापार करना है, हम भारत में अपना व्यापार करना चाहते हैं। ये फर्स्ट यूरोपियन व्यक्ति थे जो भारत में आए जहांगीर के शासनकाल में। और बच्चों अक्सर ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि पहला व्यक्ति यूरोपियन व्यक्ति कौन था जो भारत में आया व्यापार करने की दृष्टि से या व्यापार करने की अनुमति लेने के लिए, किस मुगल बादशाह के दरबार में आया, ये भी पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, और बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, नोट डाउन करते रहो। और जिन बच्चों को स्क्रीनशॉट लेना है वो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आई थिंक आप सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, या जिन बच्चों ने नोट डाउन करना होगा नोट डाउन भी कर लिया होगा। आप हमारे वीडियो को पॉज करके भी नोट डाउन कर सकते हो बच्चों। और चीज़ों को समझना, चीज़ों को देखना समझना, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ एक सिनेरियो आपके मन में बनेगा और जिससे आप समझ सकोगे कि हमारा जो संविधान बना उसकी ज़रूरत हमें क्यों पड़ी और क्यों आगे चलकर हमें जो राइट्स दिए गए, जो आज फंडामेंटल राइट्स हमारे हैं वो क्यों दिए गए और क्यों बने, और जो कुछ हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज भी होती है वो क्यों होती है। ठीक है बच्चों, ये उस चीज़ के लिए समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। अब क्या होता है बच्चों, 1612 के बाद इनकी कुछ ट्रेडिंग पोस्ट थी, ट्रेडिंग पोस्ट, कुछ ट्रेडिंग पोस्ट होती है इनकी, किनकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। इनकी जो पहली ट्रेडिंग पोस्ट थी वो लगभग 1619 ईस्वी में, 1619 ईस्वी में कहाँ किसे बनाते हैं, सूरत। सूरत को बनाते हैं, यानी कि गुजरात। ठीक है बच्चों, पहले ट्रेडिंग पोस्ट किसे बनाते हैं, सूरत, गुजरात। और इसके बाद क्या होता है बच्चों, 1634 ईस्वी में, नेक्स्ट 1634 ईस्वी, यहां पर मुगल बादशाह शाहजहां का शासनकाल था, शाहजहां। मुगल बादशाह, ये वही मुगल बादशाह है जिन्होंने ताजमहल का निर्माण करवाया। ठीक है बच्चों, यही मुगल बादशाह है वो जो ताजमहल के निर्माण में जिनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही, जिनके बारे में हम जानते हैं कि ताजमहल किसने बनवाया, शाहजहां ने। ये वही शाहजहां है ताजमहल वाले। ठीक है बच्चों, इनका यहाँ 1634 में इनका शासनकाल था। और ये क्या करते हैं बच्चों, बंगाल के अलावा गुजरात में भी व्यापार करने की अनुमति दे देते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी को। बंगाल के अलावा गुजरात में भी व्यापार करने की अनुमति दे देते हैं। क्या होता है बच्चों, ये बंगाल के अलावा गुजरात में व्यापार करने की अनुमति दे देते हैं किन्हें, ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि आप जाइए और बंगाल के अलावा आप गुजरात में भी अपना व्यापार करिए, अपने व्यापार को फैलाइए। क्या होता था बच्चों, इसका क्या कारण होता था, जो टैक्स होता था, जैसे कि बंगाल, गुजरात,
जो गुजरात का अधिकार क्षेत्र होता था, यानी कि उस क्षेत्र से जो टैक्स रिवेन्यू जाता था वो किस पे जाता था, मुगल बादशाह शाहजहां पर। तो इन्होंने कहा कि आप भी जाइए, आप गुजरात में व्यापार करिए और जो टैक्स का कुछ हिस्सा है वो मुझे भी दीजिए। मतलब जो टैक्स मिलता था उससे जो सम्राट होता, जो मुगल बादशाह होता था, उसका जो राज्य होता था, उसमें जो भी काम होते थे वो टैक्स रिवेन्यू उसके जो उसकी कोषानिधि होती थी उसमें जाता था, और उससे एक राज्य का उद्धार यानी कि उसका जो विकास यानी कि डेवलपमेंट किया जाता था। किसके द्वारा? टैक्स के द्वारा। यही एक कारण था कि शाहजहां ने कहा ईस्ट इंडिया कंपनी को, आप जाइए, आप गुजरात में अपना व्यापार करिए और मुझे भी टैक्स दीजिए और अपना भी व्यापार बढ़ाइए। यही एक कारण होता था। ठीक है बच्चों, नोट डाउन करते रहना बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लो। आई थिंक आप सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों। अब यहीं पर क्या होता है बच्चों, 1619 में जब पहली ट्रेडिंग पोस्ट बनाई इन्होंने सूरत में बनाई, और जो दूसरी ट्रेडिंग पोस्ट थी वो कहाँ पर बनाई इन्होंने? मद्रास में, 1639 ईस्वी में। कहाँ बनाई? मद्रास में, मद्रास में। और थर्ड जो बनाई वो कहाँ बनाई? 1668 ईस्वी में। ये कहाँ थी? बॉम्बे। उस समय आज का जो मुंबई है उस समय से बॉम्बे के नाम से जाना जाता था और बॉम्बे ही बोला करते थे। ठीक है बच्चों, जिसका नाम बाद में बदलकर मुंबई रख दिया गया, जिसको आज आप मुंबई के नाम से जानते हो। और इसके बाद 1690 ईस्वी में कलकत्ता को एक और ट्रेडिंग पोस्ट बने इन्हें, किसे? कैलकटा, यानी कि कलकत्ता या कोलकाता आप कह सकते हो। ठीक है बच्चों, क्या होता है, सबसे पहले इन्होंने बनाई किसे? सूरत को, उसके बाद मद्रास, उसके बाद बॉम्बे, उसके बाद कलकत्ता। ये ट्रेडिंग पोस्ट क्या होती थी? क्या होता है बच्चों? ट्रेडिंग पोस्ट यानी कि जहां से किसी व्यापार का लेखा जोखा, रिवेन्यू, टैक्स कलेक्शंस कैसे होते थे, उनका आय आना और जाना, यानी कितना माल आया और कितना गया, कितना टैक्स एकत्रित हुआ और कितना बटा, और कितना टैक्स हमने डेवलपमेंट में लगा दिया, ये सब चीज़ें इनकी ट्रेडिंग पोस्ट पर ही रखी जाती थी। यही कारण था कि इन्होंने ये ट्रेडिंग पोस्ट बनाई। इसका मतलब यही था कि जो ट्रेडिंग पोस्ट थी वहाँ पर ये अपने व्यापार का लेखा जोखा रखा करते थे। ठीक है बच्चों, इसे नोट डाउन करना बच्चों, ये अक्सर पेपर में एग्जाम में पूछा जाता है। और इसके बाद आया है एक और 1726 में, नेक्स्ट आता है यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम। यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम। ठीक है बच्चों, क्या था ये यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम? आपको बता देता हूं। आप नाम से ही समझिए, यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम यानी कि एक संगठन, एक न्यायिक संगठन। क्या होता है बच्चों? ब्रिटेन में उस समय जो वहाँ के राजा थे वो तो कौन थे? जो सम्राट थे वहाँ कौन थे? जॉर्ज प्रथम। उनके द्वारा एक एक्ट यानी कि एक पत्र भेजा गया यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम का। इसके थ्रू क्या होता था, जो कंपनी होती थी यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी, जो अंग्रेज थे जो भारत में व्यापार कर रहे थे, उन्हें कुछ अधिकार दे दिए गए कि आप, जैसे कि आज के टाइम में क्या होता है, नगर निगम होता है, ऐसे ही उस समय का नगर निगम होता था जो जुडिशियल यानी कि न्यायिक व्यवस्था देखता था। ये इसके थ्रू होता था। जैसे कि आज के टाइम में आप हाई कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय जो होते हैं वो इसी के थ्रू, जो आज भी इंडिया में मौजूद है, वो इसी के थ्रू आए थे। किसके थ्रू? यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम के तहत। यही था यूनिफॉर्म जुडिशियल सिस्टम जो 1726 ईस्वी में इंडिया में आया। कहाँ से? ब्रिटेन से। बच्चों नोट डाउन करो और स्क्रीनशॉट लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई थिंक आप सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। और इसके बाद क्या होता है बच्चों, सन 1757 में बैटल ऑफ प्लासी। इंडिया में क्या होता है? बैटल ऑफ प्लासी यानी कि प्लासी की लड़ाई। काफ़ी फेमस है, बचपन से लेकर आज तक पढ़ते आ रहे हैं हम। ठीक है बच्चों, आज मैं आपको बताता हूँ बैटल ऑफ प्लासी क्या था, बैटल ऑफ प्लासी का क्या आधारशिला रही और क्यों बैटल ऑफ प्लासी हुआ। सन 1757, ठीक, सन 1757 बैटल ऑफ प्लासी।
ठीक है बच्चों, आज तक आपने यही पढ़ा होगा कि बैटल ऑफ प्लासी सन 1757 में हुआ और किस किस के बीच हुआ। आज मैं आपको बताऊंगा कि बैटल ऑफ प्लासी क्यों हुआ, क्या कारण है कि बैटल ऑफ प्लासी हुआ। ठीक है बच्चों, किस किस के बीच हुआ था बच्चों? ईस्ट इंडिया कंपनी व बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और दौला। ठीक है बच्चों, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी से कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव। क्या होता है बच्चों, जो बैटल ऑफ प्लासी है ये 1757 में होता है और ये क्यों होता है आज मैं आपको बताऊंगा। ये रॉबर्ट क्लाइव जो ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर होते थे और बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। और इसके होने के क्या कारण रहे? क्या होता है बच्चों, जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में व्यापार करती थी तो एक जगह थी जिसको बोलते हैं फोर्ट विलियम, यानी कि एक सन 1757 से एक वर्ष पहले लगभग 1756 ईस्वी में एक घटना होती है जिसको बोलते हैं ब्लैक होल ट्रेजेडी। ब्लैक होल ट्रेजेडी ठीक है बच्चों, ये कब होती है? सन 1756 ईस्वी में। क्या होता है ब्लैक होल ट्रेजेडी? ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या थी? एक टैक्स रिवेन्यू होता था बच्चों जो टैक्स दिया करते थे, यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल के नवाब को टैक्स दिया करती थी वो टैक्स पे करना बंद कर देती है। यानी कि जो रॉबर्ट क्लाइव थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी के उस समय गवर्नर थे, वो क्या करते हैं, बंगाल के नवाब को टैक्स पे करना बंद कर देते हैं। यानी कि टैक्स ईस्ट इंडिया कंपनी टैक्स पे नहीं करती। किसको? बंगाल के नवाब को। उस समय बंगाल का नवाब कौन था? नवाब सिराजुद्दौला। ठीक है बच्चों, ये टैक्स पे करने से इनकार कर दे कि हम आपको टैक्स नहीं देंगे। जो बंगाल से जो टैक्स एकत्रित होता था, जो कंपनी व्यापार करती थी, उसके एवज में ना कुछ टैक्स देना होता था बंगाल के नवाब को, वो टैक्स पे करना बंद कर देती थी। और क्या होता है इसका रिजल्ट क्या होता है बच्चों? स्क्रीनशॉट लेते रहना बच्चों। आई थिंक आप सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। क्या होता है बच्चों? टैक्स पे करना बंद कर देती है। एक फोर्ट विलियम कोलकाता में, यानी बंगाल में एक फोर्ट विलियम नामक एक जगह थी, यानी कि एक पैलेस, एक जगह थी। क्या होता है, नवाब सिराजुद्दौला यानी बंगाल का नवाब इसे सीज कर देता है। इसको सीज कर देता है किस कारण? टैक्स पे न करने के कारण, क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी ने टैक्स देना, बंगाल के नवाब को टैक्स देना बंद कर दिया था, इसलिए वह इसे सीज कर देता है। और यहाँ पर क्या होता है बच्चों, जब यह सीज हो जाता है, जो ब्लैक होल ट्रेजेडी थी इसमें क्या होता है, लगभग 146 यूरोपियन व्यक्ति यानी कि अंग्रेज एक छोटे से होल में बंद कर दिए जाते हैं। एक छोटे से होल में 146 लोग बंद कर दिए जाते हैं और उस कमरे में एग्जॉशन यानी कि हवा ना आने के कारण, दम घुटने के कारण, जगह कम होने के कारण, स्पेस कम होने के कारण 123 लोगों की मृत्यु हो जाती है। यानी कि ये लोग मर जाते हैं। 123 लोग, 146 में से 123 लोग मर जाते हैं। और यह घटना हिस्ट्री में और अंग्रेजों के लिए सबसे बड़ी घटना थी। कौन सी? ब्लैक होल ट्रेजेडी। ठीक है बच्चों, आज भी आप पढ़ते होंगे कि ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या थी। और आप इसको नोट करिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, अक्सर पेपर में पूछा जाता है कि एक ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या थी और क्या कारण रहे थे ब्लैक होल ट्रेजेडी होने के, और क्यों हुई थी और क्या आधारशिला थी। इसी ट्रेजेडी के होने के कारण कहीं ना कहीं इंडिया के जो गवर्नर जनरल थे, यानी जो बंगाल के गवर्नर थे उस समय, और जो ईस्ट इंडिया कंपनी या जो अंग्रेज थे, उनके बीच कहीं ना कहीं एक शत्रुता, एक एनिमिटी उत्पन्न हो जाती है। यहीं से, किससे? ब्लैक होल ट्रेजेडी से ही।
ठीक है बच्चों। ईस्ट इंडिया के बीच, ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच एक शत्रुता, एनिमिटी, कहीं ना कहीं एक शत्रुता उत्पन्न हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, बैटल ऑफ प्लासी। यही एक कारण था कि बैटल ऑफ प्लासी होने का एक कारण यह भी मान सकते हैं आप कि कहीं ना कहीं इंडिया, बंगाल के गवर्नर जनरल थे जो भारत में थे, और जो अंग्रेज थे यानी कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उनके बीच एक एनिमिटी उत्पन्न हो जाती है। ठीक है बच्चों, नोट डाउन कर देना बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं अभी आपको बताता हूँ नेक्स्ट। आई थिंक आप सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। आप एक मिनट, आप सब लोग इसकी डेट भी नोट कर सकते हो, ये अक्सर एग्जाम में पूछी जाती है। 20 जून 1756 ब्लैक होल ट्रेजेडी की जो डेट थी 20 जून 1756। ठीक है बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लेना बच्चों, मैं रफ कर देता हूँ। अब क्या होता है बच्चों, यहाँ पर जब ये घटना हुई तो इसी घटना के कारण, ब्लैक होल ट्रेजेडी के कारण, कहीं ना कहीं भारत के जो मुगल सम्राट थे यानी कि जो बादशाह थे यहाँ, जो बंगाल के जो नवाब थे, सॉरी जो बंगाल के नवाब थे वो, और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच कहीं ना कहीं एक शत्रुता, एक एनिमिटी उत्पन्न होती है, जिसके कारण बैटल ऑफ प्लासी होती है 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच। रॉबर्ट क्लाइव व बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला। नवाब सिराजुद्दौला। ठीक है बच्चों, नोट डाउन करते रहना बच्चों। साथ के साथ क्या होता है बच्चों, रॉबर्ट क्लाइव यानी कि ये बहुत ही दिमाग के तेज और चतुर अंग्रेज थे। ये बहुत ही चतुर थे। इन्होंने क्या किया, जो बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला थे, इनके चीफ ऑफ कमांडर, चीफ इन कमांडर होते थे उस समय, उनका नाम था मीर जाफर। मीर जाफर कमांडर इन चीफ। किसके कमांडर इन चीफ थे, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के, मीर जाफर। ये क्या करता है रॉबर्ट क्लाइव, इसको लालच देकर या फिर सत्ता का लालच देकर अपनी ओर मिला लेता है। किसको, मीर जाफर को। ये कमांडर इन चीफ वो होते थे, जैसे कि आज के टाइम में आप समझ लीजिए, आपके कमांडर इन चीफ यानी कि जैसे कि रक्षा के सचिव, रक्षा सचिव, या फिर तीनों कमांडर का एक चीफ होता है यानी कि तीनों सेनाओं का एक अध्यक्ष होता है वो। ऐसे ही ये मीर जाफर उस समय जो सेना का जो एक प्लान होता था कि हमें कहाँ से क्या अटैक करना है, क्या हमारी प्लानिंग आएगी, वो किसके अंडर में होता था, कमांडर इन चीफ के अंडर में होता था, जिसका नाम था मीर जाफर। और इसके ही कमांडर इन चीफ को ये अपनी ओर मिला लेता है सत्ता का लालच देकर। कौन, रॉबर्ट क्लाइव, या आप ईस्ट इंडिया कंपनी बोल सकते हो। ठीक है बच्चों, ये अपनी ओर मिला लेता है, और इसी के कारण है, कहीं ना कहीं यूनिटी न होने के कारण सिराजुद्दौला इस युद्ध को हार जाता है। कैसे हार जाता है, बिना लड़े ही इस युद्ध को हार जाता है। यानी कि जो रॉबर्ट क्लाइव था, जब इसको अपनी ओर मिला लेता है तो बिना लड़े इस युद्ध को, यानी कि चालाकी से, अपनी चतुराई से इस युद्ध को जीत लेता है। और अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है कि बिना लड़े कौन सा युद्ध लड़ा गया, कौन सा था, बैटल ऑफ प्लासी। किसने जीता, ईस्ट इंडिया कंपनी या रॉबर्ट क्लाइव ने। ठीक है बच्चों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था कि यहीं से ईस्ट इंडिया कंपनी की जो नींव थी, जो आधारशिला थी, वो बहुत ज़्यादा मजबूत हुई। कहाँ, बंगाल में और भारत में। ठीक है बच्चों, बंगाल उस समय बहुत बड़ी प्रेसिडेंसी हुआ करती थी, इसीलिए यही कारण था कि यहाँ पर इनकी नींव है बहुत ज़्यादा मजबूत हुई। किसकी, ईस्ट इंडिया कंपनी की। नोट डाउन करेगा बच्चों, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और बच्चों इसके बाद क्या होता है, 1764 यानी कि 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। 1764 ईस्वी में बक्सर की लड़ाई होती है। ठीक है, बक्सर का युद्ध। क्या होता है बच्चों, बक्सर के युद्ध में जो मीर जाफर थे, क्या होता है, कुछ समय बाद मीर जाफर के जो
लड़के थे उन्हें अंग्रेजों द्वारा मार दिया जाता है और मीर जाफर को भी सत्ता से हटा दिया जाता है। इसके बाद जो बंगाल की जो गद्दी मिलती है वो किसको मिलती है? मीर कासिम को। मीर कासिम, ठीक है बच्चों, मीर कासिम को मिलती है। और ये मीर कासिम कौन थे? जो ये मीर कासिम थे ये मीर जाफर के सन इन लॉ, आप बोल सकते हो ये मीर जाफर के दामाद यानी कि सन इन लॉ, मीर कासिम। और बक्सर की जो लड़ाई होती है वो मीर कासिम और उस समय शाह आलम, जो मुगल बादशाह थे शाह आलम, वह मीर कासिम और किसके बीच होती है? हेक्टर मुनरो, हेक्टर मुनरो जो कि ईस्ट इंडिया कंपनी के गवर्नर जनरल थे उस समय। इन दोनों के बीच ये लड़ाई होती है और हेक्टर मुनरो उसको जीत लेता है। ठीक है बच्चों, हेक्टर मुनरो से जीत लेता है और ये दोनों हार जाते हैं। और इसका रिजल्ट क्या होता है बच्चों? जब बक्सर की लड़ाई ये लोग हार जाते हैं, कौन? शाह आलम व मीर कासिम। इसका भी बहुत विपरीत इफेक्ट पड़ा था किस पर? बंगाल पर, यानी कि भारत पर भी और बंगाल पर भी। बच्चों नोट डाउन करते रहना और चीज़ों को समझते रहना। क्या होता है इसका जो परिणाम होता है बैटल ऑफ बक्सर की लड़ाई का, वो क्या होता है? बक्सर की लड़ाई के बाद बंगाल, बिहार व उड़ीसा की दीवानी राइट्स जो दीवानी राइट्स हैं बंगाल, बिहार और उड़ीसा के, वो भारत से या बंगाल से छीन जाते हैं और कहाँ चले जाते हैं? ईस्ट इंडिया कंपनी यानी कि अंग्रेजों के हाथ में, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास चले जाते हैं। किसके कारण? बक्सर के युद्ध के कारण। और क्या होता था बच्चों दीवानी राइट्स क्या होते थे? मैं आपको बताता हूँ। बंगाल, बिहार और उड़ीसा से जो टैक्स, जो रिवेन्यू कलेक्ट होता था वो अब किसके पास जाने लगा? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास। यही एक विपरीत इफेक्ट था और यहीं से ईस्ट इंडिया की जो नींव थी और ज़्यादा मजबूत होने लगी। ठीक है बच्चों, नोट डाउन करो बच्चों, स्क्रीनशॉट लेते रहो। आई थिंक आज सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा बच्चों। ठीक है, हमारी इस वीडियो में इतना ही। और नेक्स्ट वीडियो में जो मैं आपको बताऊंगा कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, इसके बाद आता है 1784 में पिट्स इंडिया एक्ट। ठीक है, उसके बाद आता है 1813 में परिषदीय अधिनियम और उसके बाद आता है 1833 में दूसरा परिषदीय अधिनियम। ठीक है बच्चों, और उसके बाद आता है 1853 का चार्टर एक्ट। इनको एक्ट क्यों कहा गया, ये चार्टर एक्ट क्या थे, इन सब के बारे में मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बहुत ही डिटेल से समझाऊंगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये आधार रहे किसके लिए? संविधान के लिए। ठीक है बच्चों, और हमारी वीडियो में बने रहने के लिए, नेक्स्ट वीडियो में बने रहने के लिए बच्चों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। और जो भी बच्चे, जो भी ज़रूरतमंद बच्चे हैं, जो पढ़ना चाहते हैं, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं, हम फ्री ऑफ कॉस्ट उन्हें यह सुविधा मुहैया करा रहे हैं। आप प्लीज़ उन तक इस वीडियो को जरूर शेयर करिएगा और नेक्स्ट वीडियो का वेट करिएगा। और लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और हमारे चैनल को शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।